आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्लामिक इन्वेजन सेशन 3 है ये। आपको पता ही है कि मैं इस्लामिक इन्वेजन सीरीज जो है वो कवर कर रहा हूं और पूरा मेडाइवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। तो वैसे तो मैंने महमूद घोरी और महमूद गजनी, अभी सबसे पहले महमूद ऑफ कासिम पे लेक्चर लिया, फिर महमूद ऑफ गजनी पे लेक्चर लिया, अब महमूद ऑफ घोरी पे लेक्चर में ले रहा हूँ। तो वैसे तो गजनी घोरी पे मैंने कई लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन अब मैं सीक्वेंस वाइज का सब कवर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें, काफ़ी मज़ा आएगी आपको। तो पृथ्वीराज चौहान और महमूद ऑफ घोर। घोर रीजन अफगानिस्तान का एक रीजन है, घोर, ठीक है। ये गजनी रीजन है, ठीक है। और यहां पे देखिए घोर रीजन इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे ही आता है। तो बेसिकली जब महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर अटैक किया तो उसने अटैक किया, वो जीता भी और वो वापस गया अफगानिस्तान में। तो गजनविद एम्पायर की स्थापना होती है। अब इस गजनविद एम्पायर को बहुत लोगों को लगता है कि महमूद घोरी और महमूद ऑफ गजनी रिलेटिव थे। नहीं, ये ऑर्गस टर्क्स थे, गजनविद्स, और इनको उखाड़ फेंका महमूद ऑफ घोरी ने। धीमे धीमे गजनविद एम्पायर छोटा होता जा रहा था। भारत के इधर पाकिस्तान के कुछ एरिया पे भी गजनविद्स जो है वो रूल कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे यहां पे घोरियों ने इनको उखाड़ फेंका, मार के भगा दिया। तो अब महमूद ऑफ घोर, वैसे तो इसका बर्थ डेट हमको नहीं पता चलता है, लेकिन 1150 के आसपास इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और दो भाई थे ये, घियातुद्दीन और मोइनुद्दीन। घियातुद्दीन और मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन जो है उसी को ही महमूद ऑफ घोरी बोला जाता था, महमूद ऑफ घोर, क्योंकि घोर रीजन से आया था। तो उस समय ऐसा था ना कि जहां से आ रहे हो, जैसे आज भी आप देखोगे जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपने जो यहां पे मतलब अपने पीछे जो है ना, वो जैसे तिल्लू ताजपुरिया का भी, तो वो अपने रीजन का नाम लगा लेते हैं। बड़ी प्राइड होती है इनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि भाई ये देखो यहां से आया है महमूद। अब देखो महमूद घोरी, घोर ऐसे घोर को कोई नहीं जानता, लेकिन आज महमूद घोरी के चक्कर में घोर रीजन पूरे वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो इसीलिए महमूद ऑफ घोरी, वैसे इसका नाम मोइनुद्दीन था, सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट इसको महमूद घोरी ही बोला जाता है। घोर रीजन से आया था ये, ओके। तो अब ये इस समय था। अब घोरियों के पास ऐसा नहीं है उस समय। देखिए क्या था ना कि अफगानिस्तान बटा हुआ था, मैक्सिमम जगह पे गजनविस का कब्जा था, लेकिन घुरीज का भी कब्जा था। इनके पिताजी एक लोकल रूलर थे, डिफरेंट ट्राइब्स में बटा था। और जो इंसान सबको हराता है और सबको एक करता है वही राजा कहलाता है। दोनों भाई कमाल थे। महमूद ऑफ गजनी और महमूद ऑफ घोरी में फर्क था। महमूद ऑफ घोरी इतना कट्टर नहीं था जितना महमूद ऑफ गजनी था। एक एफिशिएंट रूलर था। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात कि उसने अपने ही हिसाब से चीजें की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो महमूद ऑफ घोरी जो है, महमूद ऑफ घोरी और गजनी में यह बहुत बड़ा फर्क था कि महमूद घोरी जो है वो एक तो टॉलरेंट था थोड़ा, ठीक है। एक तो वो टॉलरेंट था, एक तो वो शांत रहता था, दूसरा वो अपनी हार से सबक लेता था। वो हर जगह जीता नहीं। महमूद ऑफ गजनी जीता, उसको जीत की लत थी, लेकिन महमूद ऑफ घोरी हारा। उसने जब भारत पे हमला किया 1178 में तो हार गया था वो। गुजरात में जो मुल्ला टू जो चालुक्यास थे, उन्होंने भगा के इनको मारा था, लेकिन ये फिर वापस आया। ये कई बार ये हार गया था, ही वॉज एक्चुअली डिफीटेड और हार गया, बट ये फिर वापस आया, पाकिस्तान के साइड पे इसमें हमला किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये इतना कट्टर नहीं था जैसे महमूद ऑफ गजनी था। महमूद ऑफ घोरी ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद राजपूतों को ही राजपाट सौंप दिया कि भैया इस एरिया को तुम ही देखो, हम चले। और फिर वापस अफगानिस्तान जब गया तो वहां इसकी मृत्यु होगी 1206 के करीब। तो ये हिसाब किताब है। अब महमूद ऑफ घोरी की बड़ी बात क्या थी? वो बड़ी बात ये थी कि ये अपने जो लोग थे उनको अपना बच्चा मानता था, स्लेव्स मानता था, जो इसके लिए लड़ते थे। स्लेव्स जो इसके जो कहते हैं ना कि स्लेव डायनेस्टी आई, तो ये स्लेव्स मानता था इनको कि हमारे बच्चे हैं ये। और स्लेव डायनेस्टी, देखो स्लेव गुलाम का कारोबार जो था ना वो बहुत समय से था और फल फूल रहा था। गुलामों की जरूरत पड़ती थी। गुलाम कैसे? या तो खरीद लो, नहीं तो आप जब दूसरे को अटैक करते हो तो उसके आदमी आपके पास आ जाएंगे, वो भी गुलाम।
लेकिन महमूद अफगोरी ने बड़ा अच्छे से अपनी आर्मी को रखा था और इसके लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार थे। जो भी जीतता था 50% ले जाओ, तुम्हारा है ये। तो अब शुरुआत होती है इसकी। पहले तो इसने पूरे अफगानिस्तान को एक किया। अफगानिस्तान में पहले गजनविद्स को उखाड़ फेंका। घियातुद्दीन और मोइनुद्दीन दोनों भाइयों ने मिलकर, भाइयों में प्रेम बड़ा था, किसी ने गद्दी को बिल्कुल ज्यादा कंटेस्ट नहीं किया, और दोनों ने मिलकर यहां पे लड़ाई की और अफगानिस्तान अपने कब्जे में लिया। शुरुआत में महमूद अफगोरी, देखिए उसको पैसा चाहिए। पैसा कहां पे मिलेगा? पैसा मिलेगा भारत में। तो शुरुआत में तो इसका भी यही प्लान था कि हम जाएंगे, अटैक करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन जब ये थोड़ा सा मुल्तान के आगे आया, तब इसको लगा, जब इसने किला मुबारक स्पेशली जब इसने कब्जा किया, तब इसको लगा कि भारत को जीता जा सकता है। याद रखिए कि 150 सालों तक आक्रमण नहीं हुआ है महमूद गजनी के बाद। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इधर राजपूत थे, राजपूतों ने बैंड बजा रखी थी। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान, देखिए राजपूत में भी बहुत सारे क्लैंस थे, जैसे गडलवा से जयचंद थे जो कन्नौज पे रूल करते थे। अब पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई है उसी के अनुसार यहां पे चांद बरदाई ने जो लिखी है, जो कोई पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में, वहां पे हम सबको पता है कि उसमें जयचंद के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जयचंद, और उनकी बेटी संयोगिता से भाग के शादी की थी यहां पे पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है। चौहान डायनेस्टी के रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। गजब वीर योद्धा, भयानक। 14 साल की उम्र में इनको लड़ना सीख गए थे। ये हिम्मत ही नहीं थी कोई इनको हरा दे, ये चीज है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान का भी जन्म होता है, पृथ्वीराज चौहान भी, और इधर पैरेलली क्या महमूद अफगोरी लड़ रहा है। अब ये शायद दोनों को नहीं पता था कि हमारी किस्मत 1191 में एक जगह पे आ जाएगी। 1178 के बाद, हालांकि 1175 में मुल्तान में भी आया था, ये ऐसा नहीं है, मुल्तान पे हमला किया, उसको जीता, लेकिन 1178 में जब ये और अंदर आया तो ये हार गया। ये हारा, कई बार हारा है ये अफगानिस्तान में भी बहुत हारा है, लेकिन हार से इसने सीख ली है। ये बहुत प्राइम एग्जाम्पल है कि भाई देखो हारो, लेकिन हार से जो सीख गया वो बाजीगर। और एक और प्राइम एग्जाम्पल है कि अपने दुश्मन को, जब भी दुश्मन को कभी कम मत आको और कभी जिंदा ना छोड़ो। तो 1180 के दौरान शुरुआत में ये मुल्तान आया, मुल्तान में इसने हमला किया और मुल्तान के लोग इसके साथ हो गए। मैंने क्या बताया कि इसकी अच्छी टेक्निक थी, कला बढ़िया थी इसकी, अच्छे कन्विंस बढ़िया करता था लोगों को ये। फिर आगे गया, लाहौर गया, वहां पे तो ये पूरे धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा था। अभी तक सब मस्त हैं, राजपूतों को लग रहा है क्या ही कर लेगा। फिर हम ये देखते हैं, अच्छा राजपूतों की सेना तो 3 लाख के करीब थी, बहुत बड़ी सेना थी राजपूतों की, वॉर एलिफेंट्स और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे। अब ये 20,000 के करीब जो है महमूद अफगोरी अपनी सेना को लेके आया था, बहुत कम। अब देखिए महमूद अफगोरी को पहले पता नहीं था, वो आया, उसको लगा कि चलो जैसे हमने पाकिस्तान, वो कहते नहीं कि हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, थोड़ा सा और, है ना, जोश में होश खो बैठते हैं अक्सर हम। तो महमूद अफगोरी ने यही किया। वो आज के पूरे पाकिस्तान रीजन के ऊपर कब्जा करके वो धीमे धीमे आगे बढ़ता गया। मुल्तान में भी कुछ गजनविस थे, उनको हराया, कब्जे में लिया, किला मुबारक तक आ गया। किला मुबारक को जब अपने कब्जे में लिया, तब यहां पे 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने बोला कौन है भाई, ये कौन आ गया है? तब बताया भैया ये महमूद अफगोरी है, मोइनुद्दीन है, बेसिकली मोइनुद्दीन है, ये आए हैं अफगानिस्तान से, लड़ रहे हैं, काफ़ी एरिया को कैप्चर किया हुआ था, चलो चलते हैं। हरियाणा में हम सबको पता है थानेसर से लगभग 20-22 किलोमीटर के दूरी पे है तराइन। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई। अपनी पूरी स्ट्रेंथ ले भी नहीं गए थे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, गए और देखा ये हाँ यही है जो गोविंद राज थे, इनके भाई जनरल ने कहा कि यही है, तो मारो फिर क्या, तो बस मारना शुरू कर दिया। अब महमूद गोरी ने इनकी सेना ही देख के हथियार डाल दिए। वो आ रहा था, जब उन्होंने देखी कि इतनी बड़ी सेना है तो उसकी आंखें फटी की फटी, वो सन्नाटे में आ गया कि भाई ये क्या है, इनसे लड़ेंगे हम तो गए, फंस गए। तो अब भैया इधर राजपूतों ने अटैक किया, एक के बाद एक सबके सब गए, खत्म, खेल खत्म, गॉन, दिखे ही नहीं महमूद अफगोरी किधर गए। तो ऐसा बोला जाता है पृथ्वीराज रासो, और कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना, देखिए इसमें मत है हिस्ट्री, देखिए अब उस समय हम, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, कोई कैमरा तो था नहीं जो चल रहा है, तो अब जो लिखा है देखिए मिनहाज सिराज बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, अल हिंद जो किताब है मिनहाज सिराज, जो
बेसिकली जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्पेशली बलबन, मतलब 1240 तक का इतिहास इन्होंने दिया है। तो उसमें भी ये बताते हैं कि कैसी बैटल थी। और चांद बरजाई जो पृथ्वीराज रासो ने लिखी है वो भी। लेकिन बात यहां पे ये है ना कि आपको प्रॉपर अकाउंट किसी का नहीं मिलेगा। अब जो मुस्लिम राइटर्स हैं वो अपने राजा की बड़ी बढ़ाई करेंगे और जो हिंदू हैं वो अपने राजा की। लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल पक्की है, ये तो हुआ था क्योंकि राइटर्स एक पॉइंट पे एग्री करते हैं। तो 1191 में क्या हुआ? 1191 में जब ये तराइन में मिले, सुबह बैटल शुरू हुई, दोपहर तक आके खत्म, 3 घंटे में। बस उनको क्या था, वो तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल। पृथ्वीराज चौहान ने मारना एक बार शुरू किया, वॉर एलिफेंट्स को छोड़ा, सब दब के ऐसे ही मर गए। तो अब महमूद ऑफ घोरी को, एक तो ये कहता है कि महमूद ऑफ घोरी को बहुत तेज वार हुआ इनके ऊपर और वो गिर गए नीचे और वो लहूलुहान अब सामने पड़े हुए हैं पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज उसी समय खेल खत्म कर देते। आज हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन नहीं पढ़ रहे होते, हम खिलजीज के बारे में नहीं पढ़ रहे होते, हम तुगलक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे होते, शायद हम मुगल्स के बारे में भी नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती कर दी यहां पे पृथ्वीराज चौहान ने। अब उन्होंने यूपीएससी का सिलेबस बढ़ा दिया, एनसीईआरटी का सिलेबस बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने महमूद ऑफ घोरी को मारा नहीं। नैतिकता यही चीज है। उनको लगा ये नैतिक नहीं होगा, ये क्या ही कर लेगा, ये सुबह आया शाम को मार के भगा दिया, ये क्या औकात है इसकी यार, पड़ा हुआ है ये बेचारा, देख रहे हो मिमिया रहा है, ये एक तलवार से 2 हिस्से में हो जाएगा, ये कि कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दो इसको, जाने दो। तो महमूद ऑफ घोरी ने महमूद ऑफ घोरी को छोड़ दिया यहां पे। अरे भाई चलो ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो खुद कभी मारते नहीं, खुद नहीं करते थे, क्योंकि बहुत नैतिक थे। हिंदू रूलर्स बहुत नैतिक थे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो अब नैतिक, इतना ज्यादा नैतिक भाई, तो वही चीज है ना कि अब किसी और से ही मरवा देते फिर, अगर खुद नहीं करना। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा ये कहता है कि ये भाग गया, ये बहुत घायल हो गया था और उसको ये छोड़ के भाग गया, भागा बहुत तेजी से, देखा। तो अब बात ये है कि जब ये भागा तो चेस कर लेते, दौड़ा के मार देते। लेकिन यहां पे पृथ्वीराज चौहान जाने दो कोई बात नहीं, क्या छोड़ो, घोड़े थक जाएंगे, इस इंसान के पीछे क्या अपनी एनर्जी वेस्ट करें यार, है। पृथ्वीराज चौहान भाई, अब देखो इतनी बड़ी बैटल, बाहर से कोई यार मार के भगा दिया। अच्छा, इससे पहले भी ये हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, महमूद ऑफ गजनी और कासिम के बाद भी ये हुआ कई बार। अब्बासिद डायनेस्टी ने तो, अब्बासिद कैलिफेट ने तो हथियार ही डाल दिए थे। महमूद ऑफ कासिम वाला लेक्चर देखिएगा कि भाई बार बार अटैक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ने एक संदेश भेजा था सबको कि एक हो जाओ, क्योंकि देखिए खतरे का अंदाजा था, ऐसा नहीं है कि खतरे का अंदाजा था, क्योंकि अगर आप उस एरिया नॉर्थ वेस्ट बेल्ट पे पूरा कैप्चर कर रहे हो तो यहां पे पृथ्वीराज चौहान वाज आल्सो अलार्म्ड कि हां प्रॉब्लम है, कुछ राजपूत है कुछ राजपूत नहीं है, जिसमें जयचंद का सबसे बड़ा रोल था। अगर जयचंद उस समय आ जाते साथ में तो पृथ्वीराज ना फर्स्ट ना सेकंड, लेकिन इन्होंने धोखा दिया पृथ्वीराज रासो के हिसाब से। तो अब इन्होंने धोखा कैसे दिया? भाई संयोगिता इनकी बेटी, अब वो इनके मन में था कि भाई हम भी राजपूत हैं, कैसे आप चले गए, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ये हिसाब किताब था। तो ये मदद करने नहीं है, चलो कोई नहीं, मदद करने क्यों। अब भाई आ गया 1192 1192। तो अब ये महमूद ऑफ घोरी को बड़ा ईगो पे हर्ट हो गया, अरे यार बड़ा बहुत बुरा भरा है। लेकिन महमूद ऑफ घोरी बहुत बेशरम था, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पता है ठीक है यार कोई नहीं। अब देखो यही कहता है ना, देखो लीडर देखो, ये महमूद ऑफ घोरी लीडरशिप आप देखो, उसने कहा चलो कोई नहीं, हार गए फिर जाएंगे। वो खुद मान रहा है कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने छोड़ दिया। लेकिन वो नैतिक नहीं है, वो बोला, वो नहीं है कि भैया अरे महाराज शुक्रिया आपने हमको छोड़ दिया, अब तो हम आपके ही पैरों में गिर के काम करेंगे, वो नहीं है। वो बोल रहा है कि हम आएंगे, कल आएंगे, फिर तैयार रहो, फिर हराओगे तो परसों आएंगे, अगर तुमने फिर जिंदा छोड़ा। बॉलीवुड में नहीं है कि बेटा जिंदा ना छोड़ो ना अपने दुश्मन को, यही हिसाब किताब रहा। तो महमूद ऑफ घोरी ने फिर अपने लोगों को बुलाया और बाकी जो भी उसने जो क्षेत्र जीते थे वहां से भी लोगों को बुलाया कि आ जाओ। अब एक खत आता है यहाँ पे, मैसेंजर लेके आते हैं ये पृथ्वीराज चौहान के पास कि भैया बोल रहे सरेंडर कर दो। तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि शायद सटक गया है, बोला कि अभी मारा है इसको हमने, इतना पागल आगल हो गया है क्या। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, शायद पृथ्वीराज चौहान को इस गलती का एहसास हो कि मैंने क्यों छोड़ दिया उसको। क्योंकि भाई देखो, वही पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि या तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये बहुत बहादुर है, क्योंकि एक इतनी बार हारा, अब तो और मारेंगे इसको, कोई बात नहीं, इस बार नहीं छोड़ेंगे, आने दो। तो फिर 1192 में आया महमूद ऑफ घोरी, लेकिन इस बार वो दिमाग से आया।
उसने अपनी गलती से सबक ले लिया था। उसने ये बोला था कि मारेंगे बहुत इस बार, और हमारे पास कम सैनिक है, हम फ्रंट पे जाएंगे, हम जीत ही नहीं पाएंगे, वो बहुत बड़ी सेना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। देखिए, नंबर्स मैटर नहीं करते भाई। फर्स्ट बैटल ऑफ 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब लड़ी गई थी, तो क्या नंबर्स मैटर किए? बाबर की भी ऐसे ही 15 से 20 हजार की सेना थी, सामने लोधी की 1 लाख से ज्यादा की सेना थी। लेकिन क्या वो मेला लेके आया था लोधी, इब्राहिम लोधी। लोग वहां मेला था वो, एक तरीके से सबको उठा लेके आया। ए, तुम किसान आओ, तुम भी लड़ो। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, लोहा बनाते हो, चलो तुम भी लड़ो। तुम क्या करते हो? सब्जी बेचते हो, तुम भी आ जाओ। सबको मेला लेके आया। लेकिन वो बाबर के जो 20,000 थे, वो वही 300 वाला हिसाब किताब। वो एक एक इंसान 10-10, 20-20 पर भारी, और प्रोफेशनल आर्मी। ये चीज है। तो नंबर्स मैटर कभी नहीं करते। इतिहास हमको ये सिखाता है। जैसे आज चाइना रशिया बहुत धमकी देते हैं ना, देखो रशिया की पोल खुल गई यूक्रेन वॉर में। नंबर्स कभी मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती। इट्स क्वालिटी दैट मैटर्स, एंड लर्निंग और योर लीडरशिप। तो अब आपकी लीडरशिप इतनी बड़ी है महमूद अफगोरी की, उसने पकड़ लिया कैसे हमला करना है। तो उसने राउंड राउंड घुमा, ये राउंड राउंड। उसके क्या करते थे, घोड़े जाते थे, मारते थे, फिर वापस आते थे, ऐसे रोल कर रहा था वो। उसको एक बहुत बढ़िया टेक्निक कहते हैं, मैं भूल गया हूं। तो मार रहा था, फिर जैसे मान लो जैसे मैं हूं, मैंने मारा, और उसके बाद मैं घोड़ों को अपने वापस ले आया, इस पीछे वाला है, पीछे मारा, फिर वो वापस ले आया। तो बड़ी एनोइंग बैटल हो गई। अब सुबह से शाम तक राजपूत लड़ते थे। उसके बाद युद्ध के भी कुछ नियम थे। महमूद गौरी ने बोला, रूल बुक कहां? ये रूल बुक हटाओ, कोई संविधान नहीं। जला दिया हम लक्ष्मीकांत कि हम इसको नहीं मानते। वहां पड़ी हुई है, जिसको करना है वहां पे जली हुई किताब पढ़े, हमारा रूल अलग है। रात में हमला कर दिया, रात में हमला कर दिया महमूद अफगोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। अब उनको लगा वो नहीं करेगा, यही तो चीज है ना। लेकिन एकदम से ये लड़े, उठे, फिर ये बहुत बहादुर। और अब देखिए, जब आप किसी को नींद से जगाते हो तो वो इंसान पागल हो जाएगा। तो राजपूत पागल हो गए। राजपूतों ने कहा कि अब एक एक को छोड़ेंगे नहीं, सब बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे ना, और बहुत मारा। बिलीव मी दोस्तों, अब यही महमूद गौरी चाहता था कि तुम आओ बेटा, आओ, तुम और पास आते जाओ, और पास आते जाओ। हम यही चाहते, तुम गुस्सा करो हमारे ऊपर। तो उसने अपनी आर्मी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। और लास्ट जो एक टुकड़ी थी उसने छुपा के रखी थी। तो अब क्या हुआ ना कि अब यहां की आर्मी बट गई, जो पृथ्वीराज चौहान की। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर लड़ रहा है, कोऑर्डिनेशन टूट गया। एकदम से हमला हुआ, और इनकी आर्मी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत अंदर तक ये आ गए, जो इनकी बड़ी टुकड़ी थी, फ्लैंक था, ये अंदर तक जब आ गए पृथ्वीराज चौहान के, तब उसने अपनी आखिरी छुपी हुई टुकड़ी को छोड़ दिया कि मारो। और फिर वो पीछे से आ गए। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में बैटल ऑफ बास्टर्ड्स देखी है, कैसे वो फंसा देता है, जो राम से बोल्टन होता है। वो तो कौन, वो आर्या स्टार्क की कौन बड़ी बहन थी, अगर वो नहीं आती तो मर जाता वो, जॉन स्नो। तो ऐसे ही फंसा दिया यहां पे, ऐसे ही फंस गया ये। और उसके बाद फिर ऐसे ही फंस गए राजपूत, और फिर तीर की बरसात हो गई और खेल खत्म। अब पृथ्वीराज चौहान को ही कुड नॉट एबल टू बिलीव कि ये हो क्या गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब हम हर चीज में सुपेरियर, इसी इंसान की मैंने जान बख्शी थी, क्या कर रही है। इसके आगे इतिहास शांत हो जाता है। 1192 1192 ये बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात क्या यार, हम इतिहास इसीलिए पढ़ ही रहे कि भाई अब इस्लाम रूल आ गया फाइनली। स्लेव डायनेस्टी, मैंने क्या बताया कि महमूद अफगोरी कभी रूल करना ही नहीं चाह रहा था, खूब सारे गुलामों को लेके आया और बोला कि तुम मेरी तरफ से रूल करो, और वो वापस अफगानिस्तान चला गया, बीच में मर गया जाते जाते। तो खूब सारे अपने गुलामों को यहां पे छोड़ दिया, ठीक है। और अब पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, वी डोंट नो। पृथ्वीराज रासो में इसका अकाउंट मिलता है। चांद बरदाई को, पृथ्वीराज चौहान को ऐसा बोला जाता है कि वो ले गया अफगानिस्तान वापस। वहां पे पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली गई थी, बट उस समय यह था कि सामने महमूद अफगोरी बैठा था, तो चांद बरदाई ने कुछ बोला और पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया। एक गेम खेल रहा था महमूद गौरी, और वो निशाना महमूद गौरी के सीधा सर के इधर पे लगा और महमूद गौरी मर गया, वहीं पे ही मर गया। दूसरा ये है कि पृथ्वीराज चौहान को वो ले गया और उसके बाद जैसा उसको बंदी बना लिया और वो मर गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं, बहुत ही कम, लेकिन उसने कुछ नहीं किया पृथ्वीराज चौहान के साथ। जैसा जब पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया, लेकिन बंदी बना के रखा, ये भी है। लेकिन वी डोंट नो क्या हुआ। पृथ्वीराज रासो में ये बिल्कुल मिलता है कि चांद बरदाई ने कि मारा और वो खत्म हो गए। तो ये चीज है। लेकिन एक चीज बिल्कुल बात सही है कि अभी आज के, क्योंकि उनके जो अवशेष है ना, रिमेन्स, वो वहां पे मिले हैं पाकिस्तान में,
तो ये बात चल रही है कि आप उनको वापस, मतलब यहां पे भारत कुछ ग्रुप्स ऐसा कह रहे हैं कि आप यहां पे वापस भेजो, बट यहां से एक रूल की शुरुआत हुई। अब 1206 से लेकर 1290 तक आई कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी, जिसकी अभी हम बात करेंगे। कल हर दिन एक लेक्चर आएगा, तो कल कुतुबुद्दीन ऐबक पे बात होगी, ठीक है। उसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक, चाहो तो लिख भी लो, फिर खिलजीज आए, ठीक है। 1320 से लेकर 1413 तक तुगलक आए, ओके। 1413 से लेकर 1453 तक सईद आए, और फिर अफगान्स आए। लोधीज वॉज द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इन इंडिया, दे वर दी बेसिकली टर्क्स। ये सब टर्क्स हैं, स्लेव डायनेस्टी, ये सब जो देख रहे हो ना, ऑर्गुस टर्क्स हैं। तो 1453 से लेकर 1526 तक लोधी आए, और उसके बाद फाइनली मुगल आए 1526 से लेकर 1857 तक, और फिर 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर आए। तो ये भारत का पूरा मेडाइवल हिस्ट्री है, और 1857 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। आपको बता दूं कि हमने वैसे, क्योंकि भाई हिस्ट्री ऑप्शनल का भी हमने अभी कोर्स निकाला है, PSIR ऑप्शनल का कोर्स निकाला है, प्रहार बैच हमने निकाला है, तो उसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस है, फटाक से कोर्स को अवेल करिए। 1 जून तक ही आपको ऑफर है ये, तो बिल्कुल भी इसको मत छोड़िए। बहुत ही क्वालिटी है हमारी कोर्स की, बहुत ही जबरदस्त। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कल हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, सेशन 4। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।